बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज मेरे साथ मौजूद है एक गुरु एसएलपी पायनियर्स में से एक है और मैम का ऑलमोस्ट 25 इयर्स का एक्सपीरियंस होने वाला है इस फील्ड में। और निर्म का अगर नाम आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो शख्सियत आती है वो मैम सदफ़ नवीन ही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वैसे तो ये कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं मैम का कराऊंगी और बाकी डिटेल में यही चाहूँगी कि मैम अपने बारे में ख़ुद आप सबको बताएं। मैं अगर अपने हवाले से सोचूं तो जब मैं इस फील्ड में आना चाह रही थी और मैं चीज़ें ढूंढ रही थी कि कहाँ पे एक मुझे प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से मैं इस चीज़ को सीख सकूं, तो उसमें जो सब लोगों ने मुझे बताया और मैं ख़ुद भी गई और मैंने देखा तो वो निर्म एक जगह थी जहाँ से आप बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन डिप्लोमा इनफैक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे घर से वो इतना दूर था कि मैं चाहकर भी उस चीज़ को अवेल नहीं कर सकी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि बेशक कि मैंने वहाँ से पढ़ा नहीं, लेकिन मैम इतनी हम्बल और इतनी अच्छी है कि स्टिल उन्होंने हमें टाइम दिया और वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आई। मतलब कोई बायसनेस नहीं है यहाँ पे हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें, और वो हर एक को जो है ना वो वार्मली वेलकम करते हैं। तो मैम प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन मेरा ख्याल है कि ख़ुद दें। जी मैं आप मुझे कह सकते हैं कि मैं एक क्रॉनिक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। मैं तकरीबन 1991 में पहली दफ़ा पाकिस्तान में एट नेशनल लेवल स्पीच थेरेपी इंट्रोड्यूस हुई थी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि एक जॉइंट वेंचर था मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और यूनिसेफ का। तो ओके। उसमें हमारे यूनाइटेड नेशन के वॉलंटियर्स थे, अमेरिकन सीसीसी होल्डर्स, अमेरिकन एक्सपर्ट्स, जिन्होंने हमें ना सिर्फ टीच किया बल्कि उन्होंने हमारी 2 इयर्स ऑन जॉब ट्रेनिंग की विद एन एम कि हम सेल्फ सस्टेनेंस बेसिस पे स्पीच थेरेपी को पाकिस्तान में अलाइव रखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम उसी कोशिश में हैं, अल्लाह का शुक्र है। 1991 में मैंने खुद डिप्लोमा किया एंड आई वाज़ सिलेक्टेड टू वर्क देयर, जो उसका सारा प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का जॉब का, वो करके फिर 1992 से मैं वहीं पे जॉब कर रही हूँ एनआईआरएम में। ओके। और वहाँ पे मैं हूँ सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ अपने स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट की। और उसके अलावा मैं मेंबर बोर्ड ऑफ़ गवर्नर पीएसएलपीए हूँ, पाकिस्तान स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एसोसिएशन, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है 9 अक्टूबर 2019 में। और कोशिश करते रहे हम लोग कि हम सर्वाइव भी करें और अपग्रेड भी करें और हम बाकी इंटरनेशनली एडवांसमेंट्स के साथ चलते रहें। तो उसके लिए थैंक्स टू इंटरनेट एंड एवरीथिंग के ये हमें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। हमने अपने कोर्स को ना सिर्फ बहुत एडवांस किया, बल्कि लकीली आई गॉट अ चांस टू गो टू जापान। वहाँ पे मैंने जाके जो हमारे लूप होल्स थे लाइक डिस्फेजिया इन वॉइस डिसऑर्डर्स, वहाँ पे मैंने उसकी ख़ास ट्रेनिंग ली। दैट वाज़ अ 6 मंथ्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ मेडिकल रिहैब प्रोफेशनल्स। तो उसमें स्पीच का जो फ़ोकस था मेरा डिस्फेजिया था और वॉइस डिसऑर्डर्स था, जो कि फिर मैंने वापस आके अपने कोर्स में भी इंट्रोड्यूस करवाए और जो हमारे प्रीवियस बैचेस थे उनको हमने वर्कशॉप्स के थ्रू उसको ट्रेन किया। और ओके। अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई ऐसा एरिया नहीं है स्पीच थेरेपी का जो डिप्राइव्ड हो, पाकिस्तान में जितने लोग भी काम कर रहे हैं कि वो उसके ऊपर उनकी कमांड ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन पे थ्योरेटिकली और स्किल लर्निंग दोनों एनआईआरएम की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारे जो टीचर्स, जो लेक्चरर्स हैं, वो तकरीबन 20-20 साल का एक्सपीरियंस है सबका। और ओके। ज़्यादातर मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और ये सब पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा हम स्पीच थेरेपी के लोग भी जो हैं हमें काफ़ी अरसा, मतलब यू कैन सी कि 1992 से तो मैं खुद भी पढ़ा रही हूँ। तो उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में पहले में, और उन्होंने आगे जाके प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं माशाल्लाह। एमएस का प्रोग्राम लॉन्च हुआ रिफ़ा में 2010 में, तो हमने उसको खुद जॉइन किया ताकि हम अपनी क्वालिफ़िकेशन को भी अपग्रेड करें, क्योंकि इट बिकम्स अ लिमिटेशन समटाइम्स यू कैन नॉट गो अब्रॉड फॉर हायर क्वालिफ़िकेशन। तो इस वजह से हमने फिर वहाँ से 25 लोगों का हमारा फर्स्ट बैच था एमएस का। और ओके। लकीली हमने मैम आयशा हमें मिली, हमने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने आके हमारे आगे प्रोग्राम रन करवाया और इस तरह से हमने एमएस किया। फिर एमएस के बाद आई गॉट इंडक्टेड इन पीएचडी प्रोग्राम, जो कि इसरा यूनिवर्सिटी से रिहेबिलिटेशन साइंसेज में हो रहा है, और वहाँ पे भी हमारा फर्स्ट बैच था।
तो ओके। वहाँ से हम अब सिर्फ मेरा डिफेंस रहता है और आई एम अ सही है। पीएचडी स्कॉलर चले देयर। मैम, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पीएचडी। थैंक यू सो मच। सही। तो फिर मेरा ख्याल है कि हम आपसे वॉइस के बारे में ही बात करते हैं आज, कि हाँ, सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमें नॉर्मल बता दें, ताकि फिर उसके बाद हम डेविएंस पे जाएंगे कि नॉर्मल वॉइस क्या है। एक्चुअली पहले मैं इससे भी पहले आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि हमारे अक्सर जी। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, उन लोगों को इन डोमेन्स का अलग अलग पता होना है कि चाहिए कि स्पीच के अंडर क्या आ रहा है और लैंग्वेज के अंडर क्या आ रहा है, लैंग्वेज बिल्कुल। में क्या चीज़ इन्वॉल्व है, स्पीच में क्या चीज़ इन्वॉल्व है। स्पीच इज़ बेसिकली द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पीच साउंड या स्पीच। तो उसके लिए स्पीच इज़ अ बिहेवियर, ठीक है। ओके। तो उसमें आपकी वॉइस आ जाती है, उसमें आपकी फ्लुएंसी आ जाती है, उसमें आपकी प्रोसेस ये प्रोनाउंसिएशन आ जाती है, आर्टिकुलेशन आ जाती है। तो ओके। इन एरियाज को हम उसकी बेसिकली जो अफेक्ट हो सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चरल डेविएशन से, किसी भी डिसऑर्डर की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज़ बेसिकली अ कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसमें आप लैंग्वेज लर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोशल, जो कि सोशल या जो सोसाइटी की जो लैंग्वेज होती है उसके रूल्स के अकॉर्डिंगली आप उस लैंग्वेज को अटेन करते हैं, जो भी ओके। लैंग्वेज होती है। तो इसी सही। वजह से यू कैन सी के स्पीच की जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, जो फ्लुएंसी है या वॉइस है, वो यूनिवर्सल है। हर एक जो है लिप्स को ज्वाइन करेगा तो बाइलेबियल्स प्रोड्यूस करेगा, हर एक जो है वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करेगा तो वॉइस प्रोड्यूस करेगा, और हर बंदा जो रिदम में विदाउट इंटरप्शन बोल रहा है वो फ्लुएंटली बोल रहा है। तो दीज आर द थ्री एरियाज। और जो लैंग्वेज है वो वेरी करती है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, फ्रॉम जोग्राफिकल बैकग्राउंड्स एंड ऑल दैट। आप देखें एक फैमिली में जो लैंग्वेज के वर्ड्स यूज होते हैं वो दूसरी फैमिली में भी यूज हो रहे होते हैं, और अगर आप बहन भाइयों को देखते हैं वो तकरीबन मिलते जुलते लफ्ज यूज कर रहे होते हैं, बिकॉज उनका जो एनवायरनमेंट है वो उस लैंग्वेज को डेवलप कर रहा होता है। तो बेसिकली जो हम अपनी, कई दफ़ा लगता है कि हमारा बच्चा हमारी तरह ही बोल रहा है बिल्कुल। तो वो बेसिकली सारा कुछ, हमारा डायलेक्ट, हमारे वर्ड की चॉइस, वो सब बिल्कुल। कुछ हमसे लर्न कर रहा होता है एनवायरनमेंट से। और इसी ओके। वजह से जो स्क्रीन यूजर्स हैं वो, उनके लिए जो उनका लैंग्वेज टीचर होता है वो स्क्रीन हो जाती है, और इसी वजह से वो एक एब्रप्ट किस्म की, मम्बलिंग किस्म की साउंड्स या एक इंग्लिश एक्सेंट में वो बोलना शुरू कर दिया। बल्कि हमारे पास एक पेशेंट तो ऐसे भी आया जिसने टर्किश सीख ली थी, हाँ ड्रामे देख हाँ। देख के टर्किश। अच्छा। और वो बच्चे का डिसऑर्डर ये था कि उसको उर्दू नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उसको टर्किश आती है और उसके घर वालों को नहीं आती, बिकॉज दैट चाइल्ड वाज सो फॉन्ड ऑफ टर्किश ड्रामाज एंड प्रोग्राम्स कि वो सारा वक्त वही सही। देखता था और उसको टर्किश आ गई। तो अच्छा, क्यों? लैंग्वेज तो ऐसे आ जाती है। हाँ, क्योंकि इंग्लिश वाले तो मैंने बहुत देखे हैं, क्योंकि अब 3 साल से तो मैं भी तकरीबन जॉब में हूँ, तो ये बहुत आते हैं और वो बच्चे पूरा डायलेक्ट सारा कुछ, वो वैसे इवन मेरे अपने बेटे के साथ यही इशू रहा कि वो कहते थे ये किस अंग्रेज का बच्चा है, कि मतलब हम लोगों में से किसी का भी हाँ एक्सेंट वो जी। नहीं है, तो जो यूट्यूब से उसने लिया, लेकिन टर्किश वाला बहुत कोई नई चीज़ है मेरे लिए भी। हाँ वी वर सही। ऑल्सो अम्यूज्ड रादर, कि बड़ा मजा आया उस बच्चे को देख के। तो इस तरह के, और कई दफा वो इतना अच्छा एक्सेंट इंग्लिश का बोल रहे होते हैं कि लगता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं या मदर टंग जो है उनकी वो इंग्लिश ही है। एक्चुअली वो कार्टून्स की लैंग्वेज होती है बेसिकली। बिल्कुल। तो लैंग्वेज तो ऐसे होती है। अब आपने पूछा वॉइस कि व्हाट इज अ नॉर्मल वॉइस। जी। नॉर्मल वॉइस, एनी वॉइस दैट डज नॉट कैच योर अटेंशन, ऑर्डिनरी टू हियरिंग, आपके कानों को अजीब ना लग रही हो, बिल्कुल साफ सुथरी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, क्लियर हो, और एज और जेंडर अप्रोप्रिएट हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये नॉर्मल वॉइस है, ठीक है। और ओके। ऐसी कोई भी वॉइस जिसमें कोई डेविएशन है, कोई डिस्टॉर्शन है, कोई किसी और किस्म की रफनेस आ रही है, होर्सनेस आ रही है, या कोई बहुत ही लाउड बोलता है, बहुत ही इतना हल्का बोलता है कि वो अनइंटेलिजिबल हो जाता है, अनअंडरस्टैंडेबल होता है, तो ऐसी सूरत में वो वाली वॉइस जो है उसको हम डिसऑर्डर्ड वॉइस कहेंगे। ठीक लेकिन है। हमारे यहाँ पे वॉइस को बहुत ज़्यादा लोग डिसऑर्डर में कंसिडर नहीं करते, दे आर लिविंग विद देयर दोज वॉइसेस। बिल्कुल। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रोफेशनल्स में अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है और लोगों में अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, तो उससे लोगों ने अपनी वॉइसेस के लिए वरी करना शुरू कर दिया है। जैसे अब हमारे पास कई बच्चे होते हैं, दे आर पासिंग थ्रू देयर टीन्स, और वो उनकी आवाज़ फ्लक्चुएट कर रही होती है, कभी हाई पिच होती है, कभी लो पिच होती है। तो ऐसी सूरत में वो हमारे पास आते हैं कि अब भी हमें वॉइस का डिसऑर्डर हो रहा है या हमारी आवाज़ ऐसी क्यों है। तो हमें उनको देखना होता है कि एज अप्रोप्रिएट है
या बहुत ही ज़्यादा डेविएशन है, बहुत ही डिप्लोफोनिक है, तो फिर हम अकॉर्डिंगली सब्जेक्टिव उसकी असेसमेंट करके और फिर हम उसका देखते हैं कि हमें ट्रीटमेंट प्लान करनी है या नहीं करनी है। तो ठीक है, मैम ये, इसी तरह से। हाँ जी, सॉरी। जी जी बताइए। मैं असल में, मुझे मेरे माइंड में एक रिलेटिव आ गया कि उनकी आवाज़ ऑलमोस्ट वो 30 के करीब हो गई, और उनकी जो वो मेल है लेकिन उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा फीमेल जैसी है, तो क्या फिर उसमें ठीक हो सकता है, यानी आप एज इतनी ज़्यादा हो जाए तो भी पॉसिबल है कि वो उस डेविएंस को कम किया जा सके? हमने 30 ईयर्स तक के लोगों का ट्रीटमेंट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बट यही होता है कि हाउ मच द पेशेंट हिमसेल्फ इज विलिंग, क्योंकि ये कोई हम्म। ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने गले में हाथ डालना और उसके वोकल कॉर्ड्स फिक्स करने। यू हैव टू चेंज उस, आपको बेसिकली उसके थ्योरी ऑफ माइंड पे काम करना पड़ता है, उसकी परसेप्शन पे और उसकी अपनी सोच के ऊपर काम करना पड़ता है। वंस द पेशेंट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज पेशेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आवाज़ को चेंज करने की, तो वंस द हम्म। पेशेंट इज विद यू एंड टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, तो फिर आप जो है उसमें बहुत अच्छा चेंज लेके आ सकते हैं वॉइस में। ठीक अदरवाइज ये होता है। है कि यू कैन नॉट पुश एनीबडी टू चेंज हिज वॉइस। अगर वो अपनी वॉइस के बिल्कुल। साथ कंफर्टेबल है, बेशक वो दूसरों के लिए अनकंफर्टेबल है, या तो दूसरे उसको काउंसिल करेंगे, रियलाइज कराएंगे, फिर वो ट्रीटमेंट लेगा। या फिर ऐसे कई केसेस होते हैं जो हमारे पास आते हैं जो वाकई डिजीज्ड होते हैं, जिनकी लैरिंजेक्टमीज वगैरह हुई होती हैं, पार्शियल लैरिंजेक्टमी, कॉर्डेक्टमी हुई होती है, वो वाले केसेस भी हमारे पास आते हैं। फिर हमारे पास स्पैस्मोडिक डिस्फोनिया के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है और जो कि साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। और ओके। हमारे पास साइकोजेनिक एफोनियाज के केसेस बहुत आते हैं, और हमारे पास वोकल नोड्यूल्स के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि मदरसा गोइंग बच्चे भी होते हैं। वो एफोनिक भी हो जाते हैं, यानी टोटल लॉस ऑफ वॉइस भी हो जाता है, और समटाइम्स उनके नोड्यूल्स भी बन जाते हैं। फिर हमारे पास टीचर्स आते हैं जिनके वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स होते हैं और ओके। जिनकी फिर हमें थेरेपी करनी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से स्पीच थेरेपी इंट्रोड्यूस हुई है, हमारे ईएनटीज ने सर्जरीज कम कर दी हैं वोकल नोड्यूल्स की, इसलिए कि वो इनिशियल, ये प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल लाइजोन अगर बन जाता है बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो बहुत अर्ली स्टेज पे हमारे पास भेज देते हैं और हम उसकी फिर मैनेजमेंट करते हैं ओके। वोकल नोड्यूल्स की। तो इस तरह से वो सर्जरी से बच जाते हैं इफ दे टेक दोज प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स एंड दे टेक द थेरेपी। सही। मैम, मैं ये भी चाह रही थी कि आप इतना आसान और सादा लफ्ज़ों में बता रही हैं, तो अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक आम इंसान है जो फील्ड से नहीं है उसको भी समझ में आए बातें। तो एक तो ये कि वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है, और वोकल कॉर्ड्स के क्या फंक्शंस हैं, अगर एक आम इंसान इस चीज़ को समझना चाहे तो आप कैसे बताएंगे? श्योर। आप देखें वॉइस जो है ना, ये एरोडायनामिक न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस है, यानी कि देर आर चेंजेस इन द एयर प्रेशर लेवल्स, और उसके अलावा आपकी न्यूरोलॉजी, यानी आपका ब्रेन भी उसमें इन्वॉल्व होता है, नर्व्स भी इन्वॉल्व होती हैं, और आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो यही होता है कि यू इनहेल। अब हमारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ये हम ब्रीदिंग दो मकसद से करते हैं ना, कि जी। एक तो हम अंदर लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर्पसेस करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती रहे। और फिर दूसरा मकसद ये होता है कि यू इनहेल एंड यू व्हेन यू एक्सहेल यू कन्वर्ट इट इनटू स्पीच या इनटू वॉइस। ठीक है, आपने गहरा सांस अंदर लिया, लंग्स आपके एक्सपैंड हुए, उसके अंदर हवा भर गई, और लंग्स की और आपके जो मसल्स हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, उनकी इलास्टिसिटी की वजह से इलास्टिक रिकॉइल हुआ, लंग के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हुआ, एयर वापस आना शुरू हुई। और जब एयर वापस आना शुरू हुई तो वोकल कॉर्ड्स ने रास्ता बंद किया हुआ था, क्योंकि इनहेल करने के बाद वो बंद हो गए थे। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी एक मस्कुलर प्रोसेस है, इलास्टिक रिकॉइल हुआ, वोकल कॉर्ड्स बंद हो गए। एयर प्रेशर बिल्कुल नीचे बन गया वोकल कॉर्ड्स के, उसको हम कहते हैं सब ग्लॉटल एयर प्रेशर। जब वो ओके। प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वोकल कॉर्ड्स आर ब्लोन अपार्ट। ठीक है, वो एकदम खुल गए, और जब वो खुले तो वो उस स्लिट लाइक ओपनिंग में से गुजरना शुरू हुई एयर, और एयर का एक कांस्टेंट प्रेशर और फ्लो मेंटेन हुआ, जिसने कॉन्टिन्यूसली वोकल कॉर्ड्स के अंदर इक्विलिब्रियम यानी वाइब्रेशन कॉज की। और उस वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे अब हमारा आ जाता है ब्रेन की एक्टिविटी। व्हेन वी हैव टू स्पीक, तो हमारा जो वॉइस का मैकेनिज्म है वो हमारे कॉर्टिकल कंट्रोल में आ जाता है, यानी ओके। मोटर एरिया जो ब्रेन का है वो उसको कंट्रोल करना शुरू करता है। और वोकल कॉर्ड्स जो है वो एक खास हद तक, जब तक हमने बोलना होता है एक ब्रेथ के साथ,
तो वो उतनी देर तक वो स्लिट को मेंटेन करते हैं, और वो स्लिट मेंटेन रहती है, और फिर वहाँ से एयर कॉन्टिन्यूसली गुजरती है और वो वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करती रहती है, तो बेसिक वॉइस आपके थ्रोट में पैदा होती है। उसके बाद वॉइस आ जाती है हमारी फेरेंजियल कैविटी के अंदर, सुप्रालेरेंजियल और सुप्राग्लॉटल और फेरेंजियल कैविटी के अंदर आती है। यहाँ पे उसको रेजोनेंस मिलता है। जितनी भी कैविटीज हैं हमारी, हमारी लेरेंजियल कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, फेरेंजियल कैविटी है, हेड कैविटी के अंदर साइनसेस हैं, ये सब रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं, रेजोनेटिंग चेम्बर्स हैं फॉर वॉइस। यहाँ से हमारी वॉइस को एनहांसमेंट मिलती है। अदरवाइज छोटे छोटे वोकल कॉर्ड में से शायद कोई स्ट्रॉन्ग आवाज ना निकाल सकें, लेकिन ये रेजोनेटिंग चेम्बर्स ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट एरियाज के अंदर रेजोनेट करती हैं। लाइक फेरिंग्स के अंदर सुप्राग्लॉटल एरिया जो लेरिंग्स का एरिया है, वहां से हमारी टोन्स, वॉल की साउंड्स जो होती हैं वो इनहैंस होती हैं। ओरल कैविटी के अंदर डिफरेंट एरियाज में ओरल साउंड्स इनहैंस होती हैं। उनको हम एक, जैसे हमने क बोलना है तो हम बैक ऑफ द टंग रेज करके वहां पे हम एयर के प्रेशर को होल्ड करेंगे, और फिर हम जब रिलीज करेंगे तो क की साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से अगर हमने नेजल साउंड बोलनी है तो हम सॉफ्ट पैलेट को हम लोअर करेंगे ताकि नोज में रेजोनेट करे और आवाज प्रोड्यूस हो। तो इस तरह से ये सारे रेजोनेटिंग चैम्बर्स, आपने नोट किया होगा कभी कभी हमें साइनसाइटिस हुआ होता है तो नेजल साउंड्स हमारी हाइपोनेजल हो जाती हैं, और हमारी जो वॉइस की क्वालिटी है वो अफेक्ट होती है। दैट डज नॉट साउंड सो गुड, और वो हाइपोनेजल हाँ, होती है की वजह से। बिल्कुल। तो इसी तरह से ये सारे रेजोनेटिंग चैम्बर्स जो हैं ये हमारी वॉइस को इन्हांस करते हैं, और फिर वॉइस जो है एक्चुअली प्रोड्यूस होती है। तो वॉइस के मैकेनिज्म के लिए वी नीड टू हैव intact neurological function, we need to have good cortical control, we need to have good air control, जो हमने एयर प्रेशर्स यूज करने, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं तब तो हम 1 सेकंड के अंदर, और जब हम बोल रहे होते हैं तब हम मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं ताकि हम ढेर सारी एयर इकट्ठी अंदर ले जाएं, और फिर वो एयर जो है जैसे बिल्डअप होती है वोकल कॉर्ड्स के नीचे, तो वही सिस्टम दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, वही साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, और वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। तो सही। उसके लिए हमें वोकल कॉर्ड्स का सही होना भी बहुत ज़रूरी है, ये एरोडायनेमिक्स का सही होना भी बहुत ज़रूरी है, और आपने इन्हीं एरियाज के अंदर फ्लॉज और लूपहोल्स फाइंड आउट करने होते हैं जब आप वॉइस के लिए असिस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है। सही। ठीक। तो मैम इससे ये हुआ कि बहुत सारी, ठीक है, वॉइस ऐसे प्रोड्यूस होती है और कितनी डिसऑर्डर्ड वॉइस भी होती हैं। डिसऑर्डर्ड वॉइस पे भी आपने कुछ बताया, और सर्जरी की भी बात हुई थी। तो कौन सी जो डिसऑर्डर्ड वॉइसेस होती हैं, या इसमें होता है कि आप उसको, जब आप कहते हैं कि नहीं अब सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, हम्म। ये थेरेपी से बात निकल गई है। सही। देखिए, फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जैसे वोकल नोड्यूल्स हैं, जी। उसमें स्पीच थेरेपी है कि आप पेशेंट को सेव करें फ्रॉम सर्जिकल ट्रॉमा या जो भी सर्जिकल प्रोसीजर। तो उसके लिए जो है स्पीच थेरेपी के एक पूरा प्रोटोकॉल है जो कि आपको फॉलो करनी होती है। ठीक है। हम्म। ये होता है कि जो बहुत क्रॉनिक वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स हैं या रिकरेंस होती है वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स की, तो उस सूरत में जो है, लाइक हमने 6 वीक्स पेशेंट को थेरेपी दी, या हमने उसको तकरीबन 8 वीक्स तक थेरेपी दी, और उसके हमने साथ साथ उसका लेरिंगोस्कोपी करवाई, और उसके वोकल कॉर्ड्स जो हैं, वोकल नोड्यूल्स जो हैं वो श्रिंक नहीं हुए, तो सही। ऐसी सूरत में फिर हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आइदर गो फॉर द सर्जरी एंड और प्रोलॉन्ग द थेरेपी फॉर अनदर 4 वीक्स। तो सही। अगर कोई क्रॉनिक केस होगा तो उसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसी तरह से जो वोकल कॉर्ड पॉलिप्स होते हैं उनमें भी जी। सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। पॉलिप्स डू नॉट गो अवे विथ थेरेपी। सही। ठीक। पॉलिप्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और उनको रिमूव भी कराना पड़ता है। तो ठीक। इसी तरीके से जो आपके पास कैंसर के केसेस आते हैं, लाइक हम्म। जैसे हमारे पास पार्शियल लेरेंजेक्टमी के या सिंगल यूनिलैटरल वोकल कॉर्डेक्टमी के केसेस आए, तो उस सूरत में हम फिर उनके जो रेजिडुअल स्ट्रक्चर होता है हम उस पे उनकी उतनी वॉइस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं जितनी के उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ के लिए काफ़ी हो। वो आप ये नहीं कह सकते कि टोटल 100% रिकवरी या जैसे पहले की वॉइस होती है वैसी आ जाएगी, लेकिन हम्म। काफ़ी हद तक ठीक है, और फिर अगर अगर क्लाइंट चाहे तो।
हाँ जी, और अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स की ऑडियो सुनवा देती हूँ, शेयर कर बिल्कुल, देती हूँ। अगर आप सुनवा सकती हैं तो बिल्कुल सुनवा दें। हाँ जी, आप ज़रा थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए, मैं निकाल लेती ठीक है, मैं पॉज़ कर देती हूँ। हूँ। जो स्टार्ट। अभी मैं आपको अच्छा मुझे बताइए, स्क्रीन शेयर करके करूँ या वैसे ही कर दूँ? क्योंकि वीडियो नहीं है, ऑडियो है। ओके, फिर आप मेरे ख्याल है ऑडियो ही प्ले कर दें, शायद आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। चलें स्टार्ट। ये जो ऑडियो मैं आपको सुनवा रही हूँ, ये एक 18 इयर्स के बच्चे की ऑडियो है। जब उसकी वॉइस डिसऑर्डर थी, वो हमारे पास इसी कंसर्न के साथ आया था कि उसकी आवाज़ जो है बिल्कुल बारीक है। तो आप ये सुनिए उसकी फीमेल वॉइस। ओके। आवाज़ नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं। ओके। जी मैम, सुनवाएं आप वॉइस। हाँ जी, ये एक बच्चे की आवाज़ है जिसकी 18 इयर्स एज है, और इसकी आवाज़ फीमेल जैसी है। आपको बहुत हल्की भी सुनाई देगी और बहुत फेमिनिश आवाज़ सुनाई देगी, तो ज़रा गौर से सुनना पड़ेगा। ओके। सॉरी, ये मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। जी। या आपने डिसऑर्डर्ड वॉइस सुनी है, जिसको हम कहते हैं फीमेल वॉइस, मेल विद अ फीमेल वॉइस। अब मैं सही। आपको इस पेशेंट की इम्प्रूव्ड वॉइस सुनवाती हूँ। ये सेम पेशेंट है, सही। हमारे क्लिनिक का केस है। The rainbow passage. When the sunlight strikes raindrops in the air, they act as a bridge and form a rainbow. The rainbow is a division of white light into many beautiful colors. These take the shape of a long round arc with its path high above, and its two ends apparently beyond the horizon. There is, according to legend, a boiling pot of gold at one end. People look, but no one ever finds it. When a man looks for something beyond his reach, his friends say he is looking for the pot of gold at the end of the rainbow. For the pot of gold at the end of the rainbow. ठीक है, ये आपने सही। पेशेंट की आवाज़ जब इम्प्रूव की तो उसमें कितनी क्लैरिटी भी आ गई, और उसकी आवाज़ मेल वॉइस हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने इसके साथ काम किया तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई थी। वरना इस बच्चे को का पोस्चर भी ऐसा था कि वो बिल्कुल ही विड्रॉन और जैसे थोड़ा सा साइकोलॉजिकली अपसेट होते हैं, इस तरह से था। तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह improved, और अल्लाह का शुक्र है कि इस और इनकी तिलावत बहुत अच्छी है। जब हमने इनकी आवाज़ इम्प्रूव हुई और उससे तिलावत सुनी तो माशाल्लाह ही हैज़ गॉट अ सच अ ब्यूटीफुल एक्सेंट, और ये सऊदी अरब में ही रहता है बच्चा। ओके। तो वहीं से आया था ये हमारे पास। अब मैं आपको एक और ऑडियो सुनवाती हूँ। जी। एक कॉर्डेक्टमी में कैसी आवाज़ आती है। हमारे पास एक ब्यूरोक्रेट थे, उनकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग है, और उनकी कैंसर की वजह से एक वोकल कॉर्ड पूरा रिमूव हो गया था और पार्शियली दूसरा वोकल कॉर्ड भी रिमूव हो गया था। तो अब रेजिडुअल स्ट्रक्चर के ऊपर हमने इतनी वॉइस को बिल्ड करना था कि वो कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, ओके। आपको थोड़ा सा मैं ये आवाज़ सुनवाती हूँ। जी। चले। आवाज़ नहीं आ रही।
आवाज़ नहीं आ रही? जी। मैंने बताया था निकलने के लिए वॉशर ट्राई किया। उनको थोड़ा swallow में भी डिफिकल्टी थी, उनको पानी वानी पीते हुए चोकिंग होती थी। सही। हमने दोनों एरियाज के ऊपर काम किया था। आई जस्ट वांट यू टू हियर, ये आवाज़ जब डिसऑर्डर होती है तो जी, उसकी जी। क्वालिटी इफेक्ट हो जाती है, उसकी लाउडनेस भी इफेक्ट होती है, उसकी पिच भी इफेक्ट होती है, सब चीज़ें इफेक्ट होती सही। हैं। ये भी है इशू। नो मैम। मतलब समझ नहीं आती, जैसे जैसे कोई पानी किससे ले रहा है, सिर्फ वो वाली आवाज़ या सांस लेने की उस तरह की आवाज़ आ रही है। ओके। ई करें, ई। अब आप कीजिएगा नी। ओके, चोकिंग हो गई। राइट। ठीक है। सही। बिल्कुल समझ आ गई मैम। ओके। तो मकसद जो था ये आपको ऑडियो सुनवाने का वो यही था बेसिकली, कि आपको पता चल सके कि डिसऑर्डर्ड वॉइस में और एक आम आवाज़ में क्या फ़र्क होता है। जो आम आवाज़ होती है उसमें उसकी अप्रोप्रिएट लाउडनेस होती है, जो पिच होती है जो कि जेंडर अप्रोप्रिएट होती है, यानी मेल की मेल वाली पिच और फीमेल की फीमेल वाली पिच। और सही। इसी तरह से हर एक की वॉइस क्वालिटी होती है, यानी क्वालिटी हम उसको कहेंगे कि लाउडनेस और पिच के कॉम्बिनेशन से अगर वोकल हम्म। कॉर्ड्स आपके बिल्कुल इंटैक्ट हैं, उसमें कोई स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो कोई होर्सनेस नहीं आएगी, कोई रफनेस नहीं आएगी, क्लियर वॉइस होगी। ठीक है। सही। तो कई लोगों की आवाज़ जो होती है, जैसे सिंगर्स आजकल ग्लोटल फ्राई यूज़ करते हैं, सिंगिंग में ये वाली आवाज़ यूज़ करते हैं, तो बेसिकली ये समटाइम्स हमारे पास डिसऑर्डर्ड वॉइस में आता है। ठीक है। तो वोकल कॉर्ड का यूज़ वोकल ओवरलोड और डिजीजेस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सब वॉइस के डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं। और एक बहुत ही कॉमन जो हमारे पास देखने में आता है वो होता है पोस्ट लेरेंजाइटिस मसल टेंशन डिस्फोनियाज। हम्म। पोस्ट लेरेंजाइटिस मसल टेंशन डिस्फोनियाज जो होते हैं उसके अंदर ये होता है कि इस पे आ जाऊं, जी। पोस्ट लेरेंजाइटिस मसल टेंशन डिस्फोनियाज में हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं, आपको नज़र आ रही हूँ मैं? जी, आप भी नज़र आ रही है और स्क्रीन भी आपकी आ रही है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ। ठीक है। ठीक है जी, सही होगा। तो पोस्ट लेरेंजाइटिस मसल टेंशन डिस्फोनियाज जो होते हैं उसमें ये होता है कि लोगों को गला ख़राब हुआ और काफ़ी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अ वीक और सो वो गला ख़राब रहा, और वो इसी कोशिश में बातचीत करते रहे कि उनकी आवाज़ दूसरों तक पहुंचती रहे, उन्होंने बोलना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने वोकल कॉर्ड्स को मिसयूज़ किया। और सही। ऐसी सूरत में वोकल कॉर्ड्स एक मेमोरी डेवलप कर लेते हैं टू प्रोड्यूस द वॉइस इन दैट पर्टिकुलर फैशन।
तो उस वजह से वो मसल मेमोरी जो है, इवन पेशेंट लेरिंजाइटिस से निकल भी जाता है तब भी उसका एफोनिया और डिस्फोनिया कंटिन्यू करता है। तो ऐसी सूरत में भी स्पीच थेरेपिस्ट की उसको हेल्प चाहिए होती है। और अगर वो जल्दी रेफर हो जाए हमारे पास पेशेंट, तो उसकी वॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अननेसेसरी इनएक्सपीरियंस्ड लोगों के पास उनको चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि वो बहुत जल्दी इम्प्रूव कर जाते हैं। तो ये भी मसल टेंशन डिस्फोनियास काफ़ी कॉमन है। सही। तो अगर आप मैम चाहती हैं तो, जी हाँ जी, नहीं अगर तो आप मैं चाहती आप हैं तो मैं आपको एक वीडियो भी दिखा सकती हूँ वॉइस प्रोडक्शन की, जी बिल्कुल, लेरिंगोस्कोपी की वीडियो। ठीक है, बेशक दिखा दें आप मैम। रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप कीजिए, मैं आपको वो ओके, स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, ठीक है, एंड स्ट्रोबोस्कोपी है। ठीक है, ठीक है, आप और ऑन कर रिकॉर्डिंग दीजिए इज़ ऑन। रिकॉर्डिंग। ओके। Produced by Dr. Christopher Chang with copyright. Here I have a patient ready to. Let's take a closer look. Here we are seeing that back ears. Pa 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 pa. Baby bottle. Just look at how the patient will now perform live. The stroboscopy light will now be turned on. The endoscope will now be carried. जी, ये मैंने जो वीडियो आपके साथ शेयर की है, ये एक एक्चुअल वॉइस प्रोडक्शन की वीडियो है। इसमें आपने देखा होगा कि पहले उन्होंने वीलम का फंक्शन दिखाया है, बेबी बॉटल और बोला है जो, वो जी। एक्चुअली वीलम रेज हो रहा था। फिर उसके बाद नीचे चले गए और उन्होंने वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन दिखाया। और आपने जब स्ट्रोबोस्कोपिक लाइट ऑन की गई, यानी जी। कि यू कैन से कि स्लो मोशन इमेज में देखा, तो हमने देखा कि वोकल कॉर्ड्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी डेलिकेट प्रोसेस। अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, उन्होंने सुबहान अल्लाह सही हमारे बात लिए है। ये इतना वॉलंटरी बट स्टिल इनवॉलंटरी ऑटोमेटाइज्ड एक प्रोसेस बनाया हुआ है कि हमें हर दफ़ा वोकल कॉर्ड्स को फिक्स नहीं करना पड़ता। तो बिल्कुल। बहुत ही अल्लाह की कुदरतें हैं ये, कि इस तरह के जो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन इतनी स्पीच हाईली ऑटोमेटाइज्ड है कि हमें लफ्ज़ों से पहले सोचना नहीं पड़ता। लैंग्वेज के लिए ऑफ कोर्स लफ्ज़ सोच के इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बट लेकिन हमने किस आवाज़ के बाद कौन सी आवाज़ प्रोड्यूस करनी है, हमें ये बिल्कुल नहीं ध्यान करना पड़ता। तो इस तरह से हम बोलते चले जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की एक मसीहाई है जो स्पीच थेरेपिस्ट को अल्लाह ने अता कर दी है। तो सही ये बहुत बात बड़ी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वरना अल्लाह महल बयान, बयान की कुव्वत तो अल्लाह अता करता है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आई एम सो प्राउड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू अल्लाह कि उसने मुझे इस प्रोफेशन के लिए चुना। और मैं अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। करे कि हम सब अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ कर सकें। सही बात है मैम, बिल्कुल। ये वीडियो देख के तो वाक़ई हाँ वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना जैसे। हाँ जी। सही। तो ओके। इसके अलावा जी, अच्छा एक चीज़ मैं नेक्स्ट और जी। ऐड करूं कि जी, जी। वॉइस जो है सिर्फ वॉइस प्रोडक्शन वोकल कॉर्ड से ही नहीं हो रही, मतलब वोकल कॉर्ड तो प्रोड्यूस करें, लेकिन रेजोनेंस का भी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। जब आपका गला खराब होता है, आवाज़ आपकी दब जाती है, आपका नाक बंद होता है, आपकी आवाज़ हाइपोनेजल हो जाती है। क्लेफ्ट पैलेट अगर होता है तो आवाज़ हाइपर नेजल हो जाती है, आवाज़ बहुत ज़्यादा नाक में आना शुरू हो जाती है।
तो हमारे पास जो वॉइस डिसऑर्डर्स के केसेस आते हैं उसमें हमारे पास हाइपर नेज़ैलिटी के ड्यू टू रिपेयर्ड क्लेफ्ट के केसेस भी होते हैं। उसमें एक बहुत ही निगलेक्टेड एरिया है, वो है सबम्यूकोजल क्लेफ्ट, यानी सॉफ्ट पैलेट का जो म्यूकोजल लाइनिंग के नीचे जो मसल्स की जॉइनिंग है वो नहीं होती, और उसकी वजह से सब म्यूकोजल क्लेफ्ट होता है जो कि इग्नोर हो जाता है या निगलेक्ट हो जाता है। तो फिर ऐसा है कि वो जब स्पीच थेरेपिस्ट, क्योंकि उन्होंने तो टोटल एग्जामिनेशन करनी है, उन्होंने हिस्ट्री लेनी है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन करनी है, और उन्होंने फिर एग्जामिन करना है ओरल कैविटी को। तो जब उन्हें डब्ल्यू शेप्ड यूबुला नज़र आता है तो दैट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ सबम्यूकोजल क्लेफ्ट। फिर आप उसमें हिस्ट्री में आपको ये भी पता चलता है कि पेशेंट को अगर नेजल रिगर्जिटेशन यानी नाक से खाना पीना आने की हिस्ट्री भी रही हो तो वो भी उसमें उसी को सबम्यूकोजल क्लेफ्ट को सपोर्ट करेगा। फिर आप उसको अपनी फिंगर से जब एग्जामिन करते हैं तो आपको नॉच मिलती है एट द जंक्शन ऑफ द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। तो दैट इज़ एन इंडिकेशन के जो हार्ड पैलेट से आगे गए तो उसके जो मसल्स थे वो आपस में फ्यूज़ नहीं हुए, जिसकी वजह से सबम्यूकोजल क्लेफ्ट आ गया। तो ऐसे बच्चे भी हमारे पास आते हैं जिनका वो निगलेक्ट हुआ हुआ होता है या ओवरलुक हो जाता है समहाउ, तो वो उसकी वजह से बच्चों में हाइपर नेज़ैलिटी के इश्यूज भी आते हैं। और सही। क्लेफ्ट के केस में सिर्फ ये नहीं होता कि आवाज़ का ही मसला आ रहा है या रेजोनेंस डिसऑर्डर ही आ रहा है, वो क्लेफ्ट होने की वजह से बच्चों में थ्रोट इन्फेक्शंस और फिर मिडल ईयर इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से जिन बच्चों को एडिनोइड्स होते हैं, जिन बच्चों को क्लेफ्ट होता है, तो हमें उनके ईयर एग्जामिन कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं आपको सारा इन 40 मिनट से बिल्कुल वो कर उसमें सकती नहीं हो सकता। बस ये है कि हाँ, लेमैन को या जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत जो समझ में आ जाए, जी टच जी कर लें जैसे उसको। बिल्कुल अच्छा, एक बिल्कुल, यही क्वेश्चन। कोशिश है। हाँ हाँ, हमारे हाँ जी बहुत बताइए। कॉमन होते हैं कि कौन से प्रोफेशंस हैं जो रिस्क पे हैं कि उनको वॉइस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे अब स्पीच पैथोलॉजिस्ट ही अक्सर बात कर रहे होते हैं, तो वो ये कह रहे होते हैं कि आवाज़ जो है वो काम कर करके ख़राब हो रही है। तो एक तो मेरे माइंड में ये है ही है ना अपना वाला, तो उसके अलावा। सिंगर्स, टीचर्स, हॉकर्स, और जो पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, इसमें हमारे जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी आ जाती है। ओके। उसके अलावा जो टीचर्स चॉक यूज़ कर रहे हैं वो पोल्यूटेंट की वजह से भी और अपने वोकल ओवरलोड की वजह से भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। प्लस हमारे पास एक कैटेगरी है जो बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं, जो कारी हजरात बहुत अरसे से किरत करते आ रहे हैं, तो वो भी वोकल लोड में आ जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा वोकल हाइजीन का ख्याल रखना है। यू हैव टू कीप योर वोकल कॉर्ड्स हाइड्रेटेड। ठीक है, अगर आपने पूरा दिन ट्रैफिक पुलिस हैं आप और आपने पूरा दिन ट्रैफिक कंट्रोल की है, डेफिनेटली पोल्यूटेंट आप इनहेल करेंगे जो कि आपके वोकल कॉर्ड्स को, लंग्स को, सबको ख़राब कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में यूज़ फेस मास्क यूज़ करें। फिर ये कि बार बार पानी पिएं, और पानी और घर जाएं तो आप स्टीम लें ताकि आप सारे पोल्यूटेंट्स को एक दफ़ा निकाल दें। और इसी तरह से आप गागल्स करें ताकि आपका जो भी एरिया है, वोकल एरिया, वो आपकी सिक्रीशंस थिन हो जाएं, जो कि सारा दिन में थिक होती रहीं पोल्यूटेंट मिक्स होने की वजह से और एक्स्ट्रा बनती रहीं। तो वो सही। सारी की सारी ताकि आप उनको वॉश ऑफ कर सकें गार्गल्स करके या स्टीम लेके। ओके। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपकी हाइजीन मेंटेन रहेगी, जितने हाइड्रेटेड रहेंगे वोकल कॉर्ड उतने लुब्रिकेटेड होंगे। जब लुब्रिकेशन होती है तो फ्रिक्शन नहीं होती, फ्रिक्शन नहीं होती तो डिसऑर्डर नहीं होता। ओके। तो इसलिए यू हैव टू फोकस, इवन स्पीच थेरेपिस्ट शुड कीप ऑन टेकिंग सिप्स ऑफ वाटर्स। मेरी टेबल पे सही। हमेशा एक ग्लास पानी का पड़ा होता है जिससे मैं कॉन्टिन्यूसली पानी पीती रहती हूँ। अच्छा, तो मेरा वो जो ध्यान फिर रहता है। हमें फील हो रहा होता है कि यार अब गला दर्द करना शुरू हो गया, अब आवाज़ नहीं निकलेगी लगातार बोल बोल के, तो उसमें वाटर कैन हेल्प। हाँ, वाटर वाटर डज हेल्प, क्योंकि देखिए एक डायरेक्ट लुब्रिकेशन होती है ना। जब आप सही। स्टीम लेते हैं तो आपका सारा वोकल एरिया लुब्रिकेट हो जाता है, स्टीम वार्म हो जाता है, सूद हो जाता है। लेकिन जब आप पानी पीते रहते हैं तो आपका एक बॉडी का इंटरनल जो हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन रहता है, तो लुब्रिकेशन रहती है। प्लस आपके जो सिक्रीशंस बोलने की वजह से थिक हो रहे हैं, ड्राई माउथ फील हो रहा है, वो आपके वेट होता रहेगा और सिक्रीशंस थिन रहेंगे। तो इस तरह से वो लेरिंग्स के अंदर तो नहीं पानी जा रहा, बट वो इर्द गिर्द के जितने भी सिक्रीशंस है, फेरेंजियल सिक्रीशंस और जो हमारे लेरेंजियल एरिया के अंदर सिक्रीशंस है, उनको थिन रखेगा। जितने थिन रहेंगे उतना ही वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट ईजी रहेगी। सही। ठीक। ठीक है। ओके।
और बस अब दो सवाल आपसे और पूछूंगी। जी जी। एक ये कि हमारे पास बच्चे आते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ, और जिनकी लेट इम्प्लांट या लेट असिस्टिव डिवाइसेस लगी होती हैं, उनकी वॉइस की क्वालिटी नॉर्मल नहीं होती। मतलब वो बहुत, या तो श्रिल्ड उनकी वॉइसेस होती हैं, या आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये एक नॉर्मल वॉइस है। ऐसा क्यों होता है, और इसको कैसे करेक्ट करें? पेरेंट्स क्या कर सकते हैं घर पे? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मदर्स ये पूछती हैं कि हमें बता दें हम घर पे क्या करें इस चीज़ के लिए। हम्म, देखिए सबसे पहले समझने की बात ये है कि कोक्लियर इम्प्लांट अर्ली एज पे कराने की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारा जो हमारा ब्रेन जो है उसके अंदर हर चीज़ की डेवलपमेंट की एज है, ठीक है। जी। अगर इसी तरह ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो है 14 वीक ऑफ गेस्टेशन से डेवलप हो जाता है, बच्चा इन द वूम सुनना शुरू कर देता है। जब वो पैदा होता है तो वो हेयरिंग अपरेटस और सुनने की कैपेबिलिटी के साथ पैदा होता है, और वो ऑडिटरी प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। तो आप जितना इम्प्लांट लेट करते चले जाते हैं तो वो अपनी अनकंट्रोल्ड वॉइस में बोलता रहता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम अपनी आवाज़ को खुद भी सुनते हैं, और हम खुद सुन के उसको क्लियर करते हैं या करेक्ट करते हैं, या उसको हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हैं। तो इसी तरह से एक बच्चा जब वो उस अपनी आवाज़ को खुद नहीं सुन रहा तो उसको खुद अपना ऑडिटरी फीडबैक नहीं मिल रहा होता, तो इसी वजह से उसका वॉइस कंट्रोल नहीं होता, और वो उसकी आवाज़ श्रिल और अनकंट्रोल्ड लाउडनेस के साथ निकलती है, या कई बच्चों में हाइपर नेज़ैलिटी के इशू भी आना शुरू हो जाते हैं। और कॉक्लियर इम्प्लांट का मसला ये है कि कॉक्लियर इम्प्लांट में एक मैकेनिकल वॉइस सुनता है बच्चा, तो इसी वजह से अर्ली डिटेक्शन, अर्ली इम्प्लांटेशन इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। आप जितनी जल्दी इम्प्लांट करेंगे, आप समझें कि वो 0 मंथ एज है बच्चे की, अब उसने आवाज़ों को सुनना शुरू किया है, लेकिन वो एक मैकेनिकल साउंड सुन रहा है, रोबोटिक साउंड सुन रहा है। उसमें उस बहुत सारे जो हमारे फीचर्स हैं जो क्वालिटी देते हैं वॉइस को, वो नहीं सुन रहा, और उनको ऑडिटोरियली प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से उसके वॉइस के इश्यूज रहते हैं। इसमें सही। जो बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है कि बच्चे की ऑडिटरी प्रोसेसिंग कराई जाए। अगर बच्चा समझदार है तो उसको कॉग्निटिवली रियलाइज़ कराया जाए कि कौन सी नेज़ल साउंड्स हैं, कौन सी नहीं हैं। और अगर बच्चा नहीं उसको समझ रहा तो उसको एक विस्पर के थ्रू आप प्रैक्टिस कराएँ, ताकि वो नेज़ल साउंड्स ना प्रोड्यूस करे, क्योंकि विस्पर में सारी आप सही आर्टिकुलेशन करनी पड़ती है आपको बोलने के लिए। तो ओके। इस तरह से बच्चे का फ्रंटल फोकस डेवलप होता है और उसको माउथ में एयर लाने की समझ आती है, ठीक है। और प्लस आप उसको जो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ जो बच्चे होते हैं जो इम्प्लांट हो जाते हैं, उनकी वॉइस के कंट्रोल के लिए अगर आपको कोई विजुअल फीडबैक के लिए सॉफ्टवेयर मिलता है तो दैट कुड हेल्प। अक्सर आपने देखा होगा कि फ़ोन के अंदर वॉइस के वो आ रहे होते हैं, इंडिकेटर्स आ रहे होते हैं, तो जी। आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कम से कम लाउडनेस कंट्रोल करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं बच्चे के। हाँ, फिर ये कि आप हाँ। उसको फीडबैक जितना देंगे वो उतना ही रीइंफोर्स होगा कि मैंने किस तरह से अपनी वॉइस को यूज़ करना है। बिल्कुल, तो और फिर जैसे इसमें वक्त गुजर। बेसिकली ये कि हाँ जी, बिल्कुल, वक़्त के साथ-साथ वो लर्न भी करते चले जाते हैं इसको, लेकिन ये कि अगर हम उसकी मिसप्रोनंसिएशंस या जैसी आवाज़ में वो बोल रहा है उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे, तो वो उसी तरह चलता रहेगा। हमें उसको करेक्ट करना है। अगर हम करेक्ट करेंगे और उसको ये रियलाइज़ होगा कि क्या मिस्टेक है, तो फिर वो उसको करेक्ट कर पाएगा। तो इसमें जी। ऑडिटरी प्रोसेसिंग एज और ऑडिटरी कॉर्टेक्स की डेवलपमेंट की एज बहुत सिग्निफिकेंट होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत छोटी एज से हेयरिंग एड यूज़ किया, लेकिन बाय द एज ऑफ 18 इयर्स और सो उन्होंने इम्प्लांट कराया, तो उनके लिए भी इफ़ेक्टिव रहा, लेकिन उनकी हमें बहुत ज़्यादा फ़ोनोलॉजिकल थेरेपी करनी पड़ी। तो उससे फिर ये है कि उनके अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउंड्स डेवलप करनी पड़ी, तो फिर जाके वो इतनी प्रिसाइज़ आर्टिकुलेशन और प्रिसाइज़ प्रोडक्शन ऑफ स्पीच उनकी डेवलप होती है, जो कि अंडरस्टैंडेबल हो। अच्छा, तो इसका मतलब इसलिए ये है अर्ली कि बहुत। अगर बच्चा हेयरिंग एड यूज़ कर रहा है और उसके बाद जब वो कॉकलियर इम्प्लांट पे स्विच करता है तो भी उसको लाइक स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाती है। ऑफ मुझे इस बात कोर्स, से ये समझ क्योंकि में आई। जी, बिल्कुल। इसलिए कि हेयरिंग एड जब वो यूज़ कर रहा है ना, तो वो हेयरिंग एड जो है एम्पलीफायर है। वो बिल्कुल। आवाज़ को ऊँचा करके पहुँचा रहा है, वो आवाज़ की क्वालिटी को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा, ठीक है? लेकिन ठीक है। कॉक्लियर इम्प्लांट में ये होता है कि वो आवाज़ को एक मैकेनिकल साउंड के तौर पे पहुँचाता है, ठीक है? आपको मैं ये यहाँ पे वीडियोस तो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन ये कि अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे कि जी, जी। पोस्ट इम्प्लांट पेशेंट कैसा सुनता है, कितने चैनल का इम्प्लांट हो तो कैसे सुनाई देता है, तो वो आपको वॉइसेस का डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से सुनाई समझ आएगा कि सही। बच्चा क्या सुन रहा है।
उसी हिसाब से आपने इनपुट जैसा डालेंगे आउटपुट वैसा आएगा। जितना इनपुट क्लियर होगा आउटपुट उतना क्लियर आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। हमने हेयरिंग, विजन, टेस्ट, टेक्सचर और ये सब 5वीं जो है स्मेल, इन सबको यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर आउटपुट हमारे बिहेवियर में आता है। और स्पीच भी हमारा एक बिहेवियर है और वो हम तभी उसको अच्छा कर सकेंगे क्योंकि जब उसका जो मेन इनपुट डिवाइस है जैसे कि ऑडिटरी इनपुट जी। वो इंटैक्ट हो। और उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी जितनी एफर्ट्स हैं जो मैं आपकी देख रही थी टेलीथेरेपी में भी हैं वो सब यही इसी पे फोकस करती हैं कि आप इनपुट अच्छे तरीके से पाएँ। तो बिल्कुल। इसलिए जो है स्पीच थेरेपिस्ट को जो है एफर्ट यहीं पे ज़्यादा करनी पड़ती है। आप देखें हम वी डू नॉट यूज़ इक्विपमेंट्स, हमें अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके और ऐसी एक्टिविटीज़ बनानी होती हैं कि जिससे इंटरेस्ट लेवल भी रहे और सारी इंफॉर्मेशन जो है जो हम देना चाह रहे हैं वो पेशेंट उसको प्रोसेस कर सके। बिल्कुल सही। क्योंकि मैं अब एक बच्चे को देख रही हूँ जिसका नया नया इम्प्लांट हुआ है लेट एज में, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको बता बता के कि श्रिल नहीं, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। लेकिन अब मेरी बेटी के माशाल्लाह से 6 इयर्स हो गए हैं, तो उसकी मुझे कभी भी नहीं लगती कि उसकी आवाज़ में कोई मसला है या कुछ इस तरह से। बीच में से प्रपोजिशंस तो स्किप कर जाती है, लेकिन बाकी ये कि वॉइस का कोई इशू नहीं फेस होता। ठीक। उसको आप जो श्रिलनेस है एज कितनी है बच्चे की वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे ये केस अगर आप बिल्कुल। चाहेंगी तो। जी मैम, बिल्कुल। सही। अच्छा, अब लास्ट ये कि आप क्या टिप्स शेयर करना चाहेंगी आम लोगों के साथ कि वो अपनी वॉइस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मतलब क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? डूज़ एंड नॉट देखिए टू सबसे डूज़। पहले तो वोकल ओवरलोड को अवॉइड करना चाहिए और जितना आप बोलें फिर अपनी वॉइस को रेस्ट भी दें। और दूसरा आप हाइड्रेटेड रखें वोकल कॉर्ड्स को, वोकल हाइजीन का ख्याल रखें। अननेसेसरी टोबैको इनहेलेशन, स्मोक या पॉल्यूटेंट्स को इनहेल करने से अवॉइड करें। आजकल तो वैसे ही फेस मास्क यूज़ करना है तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप लोग फेस मास्क यूज़ किया करें, ख़ासतौर पे ट्रैवलिंग करते हुए और इन सब चीज़ों में। और दूसरा पानी ज़रूर पिएँ। पानी पीने से आप लोगों का थ्रोट जो है वो बहुत हाइड्रेटेड रहेगा और जितना हाइड्रेटेड रहेगा उतनी वोकल हाइजीन मेंटेन रहेगी। फिर कुछ हमारे जो होम रेमेडीज़ होती हैं जैसे हनी है, हनी विद ब्लैक पेपर, हनी विद जिंजर, ये सब चीज़ें और कहवा, ग्रीन टी, ये सब बहुत इफ़ेक्टिव हैं उसके सही। लिए वोकल हाइजीन के लिए। और वॉइस रेस्ट, जब आप बहुत सही। सारा क्लिनिक में बोल जाते हैं तो उसके हम्म। बाद आप कोशिश करें कि घर जाके थोड़ा कम बोलें। सही। ठीक है। चले, सही। थैंक यू सो तो मच आई मैम, होप थैंक्स अ लॉट। आई होप कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अच्छी और खासी। आई एम और आप बिल्कुल। लोग आई एम रियली वेरी अप्रिशिएटिव आप लोग जो एफर्ट्स कर रहे हो इस पेंडेमिक के टाइम में और टेली थेरेपीज आप इतने अच्छे तरीके से कर रहे हो। आई एम रियली अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। और इंशाल्लाह फिर आपसे बातचीत होती रहेगी इन्हीं टॉपिक्स पे, डिफरेंट आपसे सीखते रहेंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम।